जय हिंद दोस्तों। परिवर्तन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? पिछले क्लास में हम लोगों ने पॉलिटी का सीरीज स्टार्ट किया था। जीएस के पोर्शन में राजनीतिक व्यवस्था और भारतीय संविधान, इस टॉपिक को हम लोगों ने शुरू किया था और आज इसका सेकंड लेक्चर है। पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में देखा था। भारतीय संविधान को अगर हमें ठीक से समझना है तो कुछ राजनीतिक सिद्धांतों का नॉलेज आवश्यक हो जाता है और इसी विषय वस्तु को लेकर हम लोग आगे बढ़े थे। तो कल के क्लास में हम लोगों ने देखा कि संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली क्या होती है, इस व्यवस्था को कहाँ से ग्रहण किया और इस व्यवस्था की विशेषताएं क्या है। जो लोग आज नया जुड़ रहे हैं इस चैनल के साथ या ये क्लास आज पहली बार देख रहे हैं तो वो लोग पिछला क्लास जरूर देखें। इससे दोनों को जोड़ने में आसानी होगी और आप ठीक से इसको समझ पाएंगे। तो पिछला क्लास आप लोग जरूर देखिए और इस क्लास को उसके साथ जोड़ने का प्रयास करिए। तो हम लोग कल के क्लास में राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में पढ़ना शुरू किया था और इन राजनीतिक सिद्धांतों में संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली के बीच का अंतर हम लोगों ने देख लिया था। भारत में संसदीय शासन प्रणाली चल रही है तो कैसे, क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या विशेषताएं हैं, इन सब के विषय में हम लोगों ने देख लिया था। आज की क्लास में कुछ और राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में हम लोग समझेंगे जिससे भारतीय संविधान को समझना आसान हो जाए, क्योंकि ये सारे सिद्धांत भारतीय संविधान में अप्लाइड किए गए हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली जो कि हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया, अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। तो संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली के बीच का अंतर क्या है, ये पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है और भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसको कैसे भारतीय संविधान के साथ जोड़ा गया है। भारत के संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था को तो अपनाया गया है, लेकिन संघात्मक शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, इनके बीच में क्या अंतर बनेगा। तो संसदीय और अध्यक्षीय, संघात्मक और एकात्मक, इनके बीच का अंतर आज हम लोग समझेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था का होने वाला है। क्वेश्चन बनता है वनडे एग्जामों में कि भारत में कौन सी शासन व्यवस्था चल रही है, संघात्मक शासन व्यवस्था या एकात्मक शासन व्यवस्था। तो हमारा आंसर बनता है कि भारत ना तो पूर्ण रूप से संघात्मक है और ना ही पूर्ण रूप से एकात्मक है। तो कैसे, भारत में कौन सी ऐसी व्यवस्था है जिससे यह क्लियर होता है कि भारत संघात्मक भी है और कौन सी ऐसी व्यवस्था है जिससे क्लियर होता है कि भारत एकात्मक भी है। इसी बिंदु को आज हम लोग को समझना है। तो संघात्मक और एकात्मक समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कुछ और व्यवस्थाओं के बारे में, जैसे शक्ति संतुलन का सिद्धांत क्या कहलाता है। भारत में भी शक्ति संतुलन के सिद्धांत को अपनाया गया है, बैलेंस ऑफ पावर को अपनाया गया है। तो ये बैलेंस ऑफ पावर क्या है, शक्ति संतुलन क्या है, न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है, पंथ निरपेक्षता क्या है, ये तमाम चीजों के बारे में समझेंगे, क्योंकि संविधान में इन सब का प्रयोग किया गया है। और जब भारतीय संविधान हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो इन सब का वर्णन हमको मिलेगा। तो वहां हमको ठीक से समझ में आए, इसके लिए आवश्यक है कि पहले सैद्धांतिक पक्षों को हम लोग देख लें। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सैद्धांतिक पक्षों को आरंभ किया था, अब हम लोग उन्हीं सैद्धांतिक पक्षों को आगे बढ़ाएंगे। तो शुरुआत हम लोग करते हैं सैद्धांतिक पक्षों में और सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है और एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है। फिर भारतीय परिप्रेक्ष्य में आ जाएंगे कि भारतीय संविधान में कौन से ऐसे उपबंध हैं जिससे स्पष्ट होता है कि भारत संघात्मक भी है और भारत एकात्मक भी है। कैसे हम लोग क्लियर करते हैं कि भारत में कौन कौन से लक्षण भारतीय संविधान में संघात्मक के हैं और कौन कौन से लक्षण भारतीय संविधान में एकात्मक के हैं। तो इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि भारत किस तरह से संघात्मक है और भारत किस तरह से एकात्मक भी है। दोनों का समन्वय है, दोनों का मिला जुला रूप है। तो संघात्मक की क्या विशेषताएं होती हैं, दुनिया के किन देशों में संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, एकात्मक व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं और दुनिया के किन देशों में एकात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, और भारतीय संविधान में कौन कौन सा ऐसा उपबंध है, कौन कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं, कौन कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि भारत संघात्मक भी है और भारत एकात्मक भी है। तो संघात्मक स्वरूप
और एकात्मक स्वरूप शासन व्यवस्था का, इस टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद आने वाले कुछ और व्यवस्थाओं को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग संघात्मक और एकात्मक को समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोग शुरुआत करेंगे और देखेंगे संघात्मक शासन क्या होता है, एकात्मक शासन क्या होता है। एक तरफ है एकात्मक शासन और दूसरे तरफ है संघात्मक शासन। एकात्मक शासन और संघात्मक शासन व्यवस्था, तो डेमोक्रेसी में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस व्यवस्था को अपनाया गया है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि राजतंत्र से जब व्यवस्था चेंज होती है, लोकतंत्र में ये परिवर्तित होता है, तो शक्तियों का पृथक्करण कर दिया जाता है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच में। और इसी पृथक्करण के माध्यम से हमको संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली प्राप्त होती है। तो इसको शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहा जाता है। लेकिन जब हम एकात्मक व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था को देखेंगे तो यहाँ एक दूसरा सिद्धांत अप्लाई होता है और इस सिद्धांत को शक्ति विभाजन का सिद्धांत कहा जाता है। तो दो सिद्धांत है पॉलिटिकल साइंस में, एक शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है और एक शक्ति विभाजन का सिद्धांत है। देखने में लगता है कि दोनों सेम है। शक्ति पृथक्करण का मतलब शक्ति विभाजन है और शक्ति विभाजन का मतलब शक्ति पृथक्करण है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। शक्ति पृथक्करण के बारे में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने समझ लिया था कि शक्ति पृथक्करण क्या है। शासन सत्ता की शक्ति को तीन संस्थाओं में विभाजित कर देना शक्ति पृथक्करण है। उसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका थी। कार्यपालिका का कार्य है शासन व्यवस्था को चलाना, विधायिका का कार्य है कानून का निर्माण करना, विधि का निर्माण करना, और न्यायपालिका का कार्य है अगर कोई उसका उल्लंघन करता है तो उसको दंड देना। ये शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत था। एकात्मक शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था को जब हम देखते हैं तो यहाँ पे एक दूसरा सिद्धांत आता है जिसको शक्ति विभाजन का सिद्धांत कहा जाता है। अब ये शक्ति विभाजन का सिद्धांत क्या है, जिसपे एकात्मक शासन और संघात्मक शासन बना हुआ है। भारत में एकात्मक और संघात्मक दोनों का समन्वय है। लेकिन अगर एकात्मक शासन का उदाहरण देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, तो ब्रिटेन की शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था का उदाहरण है और अमेरिका की शासन व्यवस्था संघात्मक शासन व्यवस्था का उदाहरण है। तो क्या ऐसा ब्रिटेन में है जो अमेरिका में नहीं है, क्या ऐसा अमेरिका में है जो ब्रिटेन में नहीं है, और दोनों के स्वरूपों को हम लोगों ने मिक्स कर दिया और मिली जुली व्यवस्था को अपना लिया, तो हमारा एकात्मक और संघात्मक दोनों है। क्या इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, इसको समझते हैं। एकदम आसान भाषा में इसको समझने का प्रयास करिएगा। चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि एकात्मक शासन क्या होता है। एकात्मक शासन का मतलब क्या है, आप अपनी भाषा में समझिए। मान लीजिए एक देश है, एक कंट्री है जिसको राज्य कहा जाता है संविधान की भाषा में, लॉ की भाषा में। तो एक राज्य है और इस राज्य को चलाने के लिए, इस कंट्री को चलाने के लिए एक केंद्र की सरकार है। इस राज्य को चलाने के लिए एक केंद्र की सरकार है, ये पूरे देश को चला रही है। पूरे देश को चलाने के लिए एक ही गवर्नमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यही पूरे देश को चला रही है। तो आप कहेंगे कि ऐसे देश में, ऐसे राज्य में एकात्मक शासन व्यवस्था चल रहा है। जहां सत्ता का एक ही केंद्र होता है उसको एकात्मक शासन कहा जाता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन की शासन व्यवस्था। आप जानते हैं कि ब्रिटेन में केवल केंद्र की सरकार होती है, वहां प्रधानमंत्री बनता है, उसका मंत्रिमंडल होता है और वही पूरे ब्रिटेन को चलाती है। तो आप कहेंगे कि ये एकात्मक शासन व्यवस्था का उदाहरण है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम संघात्मक पे चलेंगे तो संघात्मक व्यवस्था क्या होती है। संघात्मक व्यवस्था में एक कंट्री है और इस कंट्री में एक केंद्र की सरकार है, एक केंद्र की सरकार है। लेकिन ये देश बहुत सारे राज्यों में बटा हुआ है, बहुत सारे प्रदेशों में बटा हुआ है और सभी प्रदेशों में प्रदेश की सरकारें हैं, स्टेट गवर्नमेंट है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जो केंद्र में है
और बहुत सारे प्रदेशों से बना हुआ है और सभी प्रदेशों में प्रदेश की सरकारें हैं, जैसे भारत में है। भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो सभी राज्यों में एक राज्य की सरकार होती है। तो केंद्र में तो एक सरकार है ही, लेकिन प्रत्येक राज्य में स्टेट गवर्नमेंट है। यहाँ भी स्टेट गवर्नमेंट है, यहाँ भी स्टेट गवर्नमेंट है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। यानी सभी राज्यों में एक राज्य की सरकार है। तो ऐसी व्यवस्था को आप कहेंगे कि ये राज्यों का संघ है। संघ का मतलब संगठन होता है। बहुत सारे राज्यों से मिल करके ये कंट्री बनी हुई है और इन प्रत्येक राज्य में एक राज्य की सरकार है। तो अगर केंद्र की भी सरकार हो और राज्य की भी सरकार हो तो आप कहेंगे कि यहाँ पे संघात्मक शासन व्यवस्था चल रहा है। यानी एकात्मक शासन व्यवस्था का पहला उदाहरण या एकात्मक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता क्या बनेगी? एक सरकार। एक सरकार। अगर किसी शासन व्यवस्था में एक ही सरकार है, केंद्र की सरकार है और पूरे देश को चला रही है, तो आप कहेंगे एकात्मक शासन व्यवस्था चल रहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ब्रिटेन। ब्रिटेन में ग्रेट ब्रिटेन राज्यों में नहीं बटा है, पूरे ब्रिटेन की शासन व्यवस्था वहां के प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के द्वारा चलाया जाता है। वहां प्रदेशों में विभाजन ही नहीं हुआ है ब्रिटेन का। एक ही सरकार है, केंद्र की सरकार, और वही पूरे ब्रिटेन को चला रही है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे एकात्मक शासन व्यवस्था चल रहा है। वही संघात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र की भी सरकार होती है और राज्यों की भी सरकार होती है, यानी दो दो सरकारें होती हैं। तो संघात्मक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता क्या बनेगी? दोहरी सरकार। दोहरी सरकार, ये पहली विशेषता और पहला अंतर है दोनों प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में। एकात्मक शासन में एक ही सरकार होगी और संघात्मक शासन में दोहरी सरकार होती है। तो अब हम लोग भारत पे आ जाते हैं और देखते हैं कि इस हिसाब से भारत क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए भारत में इस विशेषता के हिसाब से कौन सी शासन व्यवस्था चल रही है, एकात्मक शासन व्यवस्था चल रही है या संघात्मक व्यवस्था चल रही है, तो आप क्या कहेंगे? भारत में एक सरकार है या दो दो सरकारें हैं? तो निश्चित रूप से भारत में दो दो सरकारें हैं। भारत में केंद्र की भी सरकार है और प्रदेशों की भी सरकारें हैं। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकारें हैं। आपके उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, बिहार में नीतीश कुमार है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हैं। तो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग पार्टियों की सरकार है, अलग अलग मुख्यमंत्री बनते हैं। तो जहां दो दो सरकारें होती हैं, केंद्र की सरकार भी हो, राज्य की सरकार यानी प्रदेश की सरकार भी हो, तो आप कहेंगे कि ये राज्यों का संघ है। इसीलिए यहाँ संघात्मक व्यवस्था है, यानी सत्ता का विभाजन कर दिया गया है। कुछ शक्तियां केंद्र सरकार को दी गई हैं और कुछ शक्तियां राज्य सरकारों को दी गई हैं। तो आप कहेंगे ऐसे देशों में संघात्मक स्वरूप को अपनाया गया है। तो इस हिसाब से, यानी इस विशेषता के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो भारतीय शासन व्यवस्था एक संघात्मक शासन व्यवस्था है। भारत का संविधान संघात्मक स्वरूप को अपनाया हुआ है। तो ये तो पहली विशेषता हो गई एकात्मक शासन और संघात्मक शासन की। अब हम दूसरी विशेषता पर चलेंगे। एकात्मक शासन और संघात्मक शासन की दूसरी विशेषता क्या है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए दूसरी विशेषता पे हम चलते हैं। एकात्मक शासन की दूसरी विशेषता यह है कि एक केंद्र की सरकार होती है जो पूरे देश को चलाती है। और ये केंद्र की सरकार देश को कैसे चलाएगी, किसके माध्यम से चलाएगी? संविधान के माध्यम से चलाएगी। तो ऐसे देश में एक ही संविधान होता है। तो एकात्मक शासन की दूसरी विशेषता है एक संविधान। एक संविधान, एक ही संविधान होता है और यही संविधान पूरे देश में अप्लाई होता है केंद्र सरकार के द्वारा। इसी संविधान के माध्यम से पूरे शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। तो दूसरी विशेषता है एकात्मक शासन व्यवस्था की कि यहाँ एक ही संविधान होता है। लेकिन संघात्मक शासन व्यवस्था में आ जाएंगे तो यहाँ स्थिति पलट जाती है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर केंद्र सरकार के लिए अलग संविधान होगा और राज्य सरकारों के लिए अलग संविधान होता है। अब कहेंगे ये क्या आ गया? बिल्कुल ऐसा ही होता। हमारे भारत में नहीं है तो क्या अन्य देशों में नहीं है? बहुत सारे देशों में ऐसा है। और सबसे बड़ा उदाहरण है इसका यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका।
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएस से संघात्मक शासन व्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ पर दोहरा संविधान है। क्या है? दोहरा संविधान है। दोहरा संविधान है। यहाँ केंद्र का संविधान अलग है और प्रदेशों का संविधान अलग है। अमेरिका में जितने भी प्रदेश हैं, 50-51 प्रदेश हैं अमेरिका में, सभी प्रदेशों का, सभी राज्यों का अपना अपना संविधान है और ये लोग अपने अपने संविधान के अनुसार अपने प्रदेश की सरकारें चलाती हैं। हो सकता है एक प्रदेश में जो व्यवस्था लागू हो वो दूसरे प्रदेश में लागू ना हो, क्योंकि हर प्रदेश का अपना संविधान है और अपना अपना संविधान अपने अपने हिसाब से इन लोगों ने मेंटेन किया है और उसी संविधान के अनुसार अपने प्रदेश को चलाते हैं। तो संघात्मक शासन व्यवस्था की दूसरी विशेषता है कि यहाँ द्वारा संविधान होता है। केंद्र का संविधान अलग होगा, राज्यों का संविधान अलग होगा। तो इस हिसाब से अब भारतीय परिप्रेक्ष्य में आ जाते हैं और देखते हैं कि भारत का संविधान कैसा है। पहली विशेषता के आधार पे तो भारत का संविधान कैसा संविधान था? एकात्मक या संघात्मक? एक सरकार है या दो सरकारें हैं भारत में? तो दोहरी सरकार है। केंद्र में भी सरकार है, प्रदेशों में भी सरकार है। तो इस हिसाब से भारत क्या था? भारत संघात्मक स्वरूप को अपनाया हुआ है, दो दो सरकारें हैं। लेकिन अगर संविधान के दृष्टिकोण से देखेंगे तो भारत में संविधान कितना है? भारत में संविधान कितना है? एक ही संविधान है और उसी संविधान से केंद्र को भी शक्ति मिली है, उसी संविधान से प्रदेशों को भी शक्ति मिली हुई है। यानी हमारे देश में संविधान एक ही है और ये किसकी विशेषता है? ये एकात्मक शासन की विशेषता है। तो इस हिसाब से आप देखोगे, इस हिसाब से देखेंगे तो एक क्वालिटी तो हमारा संघात्मक शासन का मिल रहा है कि हमारे यहाँ दो दो सरकारें हैं, लेकिन दूसरी क्वालिटी हमारी कहाँ से मिल रही है? एकात्मक शासन से मिल रही है कि हमारे यहाँ संविधान एक ही है। एक ही संविधान से केंद्र सरकार भी चलती है और उसी संविधान से राज्य सरकारें भी चलती हैं। एक्चुअल में हुआ क्या कि जब संविधान सभा की बैठकें हो रही थी, बहस हो रहा था, तो इसपे विचार विमर्श किया गया कि भारत में किस स्वरूप को अपनाया जाए, एकात्मक स्वरूप को अपनाया जाए कि संघात्मक स्वरूप को अपनाया जाए। तो बहस में ये निकल करके आया कि भारत बड़े लंबे समय से गुलाम रहा है, लगभग 800 सालों की दास्ता के बाद देश आजाद हुआ है। पहले मुगलों का गुलाम था, उसके बाद अंग्रेजों का गुलाम हो गया, तो बड़ी लंबी हो गई गुलामी। अब दोबारा इस तरह की स्थिति ना बने, इसलिए शक्तियों को बांट दिया गया। जब शक्तियां बांट दी जाएंगी तो तानाशाही का खतरा कम हो जाएगा। इसीलिए शक्तियों को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में बांट दिया गया, दो दो सरकारें बना दी गई। केंद्र की सरकार अपना काम करेगी, राज्य की सरकारें अपना काम करेंगी, दोनों के अधिकार क्षेत्र अलग कर दिए गए। लेकिन संविधान एक ही रखा गया, संविधान दो नहीं रखा गया कि केंद्र का संविधान अलग होगा, राज्य का संविधान अलग होगा। अमेरिका में ऐसा ही है, वहां पे प्रदेशों की जो सरकारें चलती हैं वो अपने संविधान के अनुसार चलती हैं और केंद्र की जो सरकार चलती है, जो राष्ट्रपति होता है, वो केंद्र के संविधान के अनुसार चलता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत का जब संविधान बनाया गया तो संविधान को एक ही रखा गया, लेकिन सरकारें दो दो बनाई गई, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार। तो सवाल बनता है फिर चलेगा कैसे, दोनों सरकारें कैसे चलेंगी? तो इसके लिए 3 सूचियां बनाई गई हैं भारतीय संविधान में, लिस्ट बनाया गया है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संविधान के 7वीं अनुसूची में, 7वें शेड्यूल में 3 सूचियां रख दी गई हैं। उसमें संघ सूची बनाई गई, उसमें कुछ विषयों को रखा गया और कहा गया इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र के पास होगा। स्टेट गवर्नमेंट इस पे कानून नहीं बना सकती, केवल केंद्र ही इस पे कानून बनाएगी। तो संघ सूची पे कानून केवल केंद्र बनाती है। दूसरी सूची राज्य सूची है, तो राज्य सूची पे कानून केवल राज्य सरकारें बनाएंगी। और एक तीसरी सूची भी बनाई गई जिसको समवर्ती सूची कहा गया। तो समवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाएंगे, केंद्र भी बनाएगा और राज्य भी बनाएंगे। लेकिन अगर मतभेद हो जाए, केंद्र और राज्यों के मध्य मतभेद हो जाए एक ही कानून पे, तो केंद्र वाला कानून मान्य होगा। ये भी संविधान में व्यवस्था की गई है। तो कहने का सेंस ये है कि भारत में संघात्मक स्वरूप को अपनाया तो गया है, सरकार दोहरी है, लेकिन संविधान द्वारा नहीं है, संविधान एक ही है।
एक ही संविधान से केंद्र सरकार को भी शक्ति मिली है और उसी संविधान से राज्य सरकारों को भी शक्ति मिली है, और दोनों अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। संघ सूची पर कार्य करती है केंद्र सरकार, राज्य सूची पे कार्य करती है राज्य सरकार, और समवर्ती सूची मिला जुला रूप होता है, इस पे दोनों कानून बना सकते हैं आवश्यकता अनुसार। हाँ, कभी विवाद हो गया तो केंद्र वाला कानून मान्य होगा, और इसके लिए कई संस्थाएं भी बनी है कि विवाद की स्थिति में दो राज्यों के बीच विवाद हो जाए या किसी और के बीच विवाद हो जाए तो उसका निपटारा किया जा सके। संविधान में इसका उपबंध है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे आगे। लेकिन यहाँ मूल स्वरूप हमको यह समझना है कि भारत में सरकार तो दोहरी है लेकिन भारत में संविधान एक ही है। तो दूसरी विशेषता एकात्मक शासन और संघात्मक शासन की यह हो गई। पहली विशेषता थी सरकारों को लेकर के कि एक सरकार है तो एकात्मक शासन, दो दो सरकार है तो संघात्मक शासन। यहाँ शक्तियों का विभाजन कर दिया गया, कुछ शक्तियां केंद्र को दे दी गई, कुछ शक्तियां राज्यों को दे दिया गया, तो ये संघात्मक स्वरूप हो गया। एक तीसरी विशेषता भी इसकी आती है। तीसरी विशेषता क्या है, उस पे आ जाते हैं। तीसरी विशेषता यह है कि जहां पे एकात्मक शासन व्यवस्था होती है, जहां प्रदेशों में नहीं बटा है देश, वहां पर नागरिकता भी एक ही होती है। तो यहाँ पे एकल नागरिकता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एकल नागरिकता पाई जाती है, एकल नागरिकता। लेकिन जो संघात्मक स्वरूप वाले राष्ट्र हैं, जहां पे संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, वहां पे दोहरी नागरिकता पाई जाती है, दोहरी नागरिकता। आप ब्रिटेन का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था चल रहा है, तो वहां एकल नागरिकता, केवल एक ही नागरिकता मिली हुई है, राष्ट्र की नागरिकता है, ब्रिटेन की नागरिकता है। लेकिन अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था चल रहा है, तो यहाँ पे दोहरी नागरिकता है। अमेरिका का जो भी व्यक्ति होगा वो अमेरिका का नागरिक तो है ही, साथ में जिस प्रदेश का रहने वाला है उस प्रदेश की भी उसको नागरिकता मिली हुई है। और एक प्रदेश का नागरिक दूसरे प्रदेश का नागरिक नहीं होगा, उसको अगर दूसरे प्रदेश का नागरिक बनना है तो पहले प्रदेश की नागरिकता छोड़नी होगी और उसके जो भी उपबंध है उसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी दूसरे प्रदेश की नागरिकता उसको प्राप्त हो सकती है। तो अमेरिका में सरकार भी दोहरी है, संविधान भी दोहरा है, नागरिकता भी दोहरी है। जो व्यक्ति अमेरिका का निवासी है वो अमेरिका का नागरिक तो है ही, साथ में अपने प्रदेश की भी नागरिकता का धारण किया हुआ है। तो इस हिसाब से अमेरिका को कहा जाता है कि पूर्ण रूप से संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाने वाला राष्ट्र है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण अमेरिका का संविधान है और एकात्मक शासन व्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण ब्रिटेन का संविधान है। अब भारत की क्या स्थिति है, तो भारत की स्थिति में हम बता ही चुके हैं कि भारत में सरकार तो दोहरी है, केंद्र की भी सरकार है, राज्यों की भी सरकार है, तो सरकार तो दोहरी है। तो इस हिसाब से भारत एक संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया हुआ है। लेकिन संघात्मक शासन व्यवस्था का दूसरा उदाहरण है दोहरा संविधान। तो भारत में दोहरा संविधान नहीं है, भारत में एक ही संविधान है और संविधान के अंदर ही सूचियां बना दी गई हैं। तीन प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची पे केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची के विषय पे राज्य सरकारें कार्य करेंगी और समवर्ती सूची के विषय पर दोनों लोग कार्य करेंगे। तो इस हिसाब से भारत किसको अपनाया हुआ है, तो भारत एकात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया हुआ है। तो एक क्वालिटी संघात्मक शासन व्यवस्था का मिलता है, दूसरी क्वालिटी एकात्मक शासन व्यवस्था की मिलती है, और तीसरे पे आ जाते हैं नागरिकता वाले पे। तो भारत में नागरिकता का क्या स्वरूप है, जब हम लोग संविधान को पढ़ना शुरू करेंगे तो संविधान का भाग 2 पढ़ेंगे और संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक वर्णन है, नागरिकता का सारा प्राविधान उसी में है। हालांकि जो मूल संविधान लागू किया गया था 1950 में, उसमें जो नागरिकता के प्राविधान लागू किए गए थे वो उन लोगों के लिए था जो उस समय नागरिकता मांग रहे थे, यानी जिनका जन्म 1950 के पहले हो चुका था। तो उनके लिए जो उपबंध किया गया है वो मूल संविधान में है, यानी 1950 वाले संविधान में है। लेकिन 1950 के बाद जो बच्चे जन्म ले रहे हैं भारत में या भारत के बाहर, वो भारत के नागरिक होंगे कि नहीं होंगे, होंगे तो किस आधार पे होंगे, इस संबंध में हमारा संविधान मौन था। संविधान में कुछ लिखा ही नहीं था।
तो इस समस्या को दूर करने के लिए भारत की संसद ने, भारत की विधायिका ने संविधान के अनुच्छेद 11 का प्रयोग किया। अनुच्छेद 11 में भारतीय संसद को यह अधिकार है कि नागरिकता के संबंध में कोई नया कानून बना सकती है और आवश्यकता अनुसार उस कानून में संशोधन भी कर सकती है। तो सन 1955 में एक कानून बनाया भारत की संसद ने, जिसको नागरिकता अधिनियम कहा जाता है। CA कॉन्स्टिट्यूशनल सॉरी सिटीजनशिप एक्ट उसको कहा जाता है, नागरिकता अधिनियम कहा जाता है। और जब इसमें संशोधन करने की बारी आती है तो नागरिकता संशोधन अधिनियम इसको कहा जाता है, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, CAA इसको कहा जाता है। अभी 2019 में जो संशोधन हुआ, खूब विवाद हुआ था, तो वो CAA था, यानी 1955 का जो नागरिकता अधिनियम था उसी में संशोधन किया गया था। तो भारत में नागरिकता की अगर आप बात करेंगे तो अनुच्छेद 5 से 11 तक का जब अध्ययन करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि भारत में एक ही नागरिकता है। भारत में हमें कोई प्रदेश की नागरिकता नहीं मिली है, हम केवल और केवल इंडियन है, भारतीय हैं, इसी की नागरिकता हमको मिली है। हम चाहे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे बिहार के हों, पश्चिम बंगाल के हों, कहीं के भी हों, हमको इन प्रदेशों की कोई नागरिकता नहीं मिली है। प्रदेश स्तर की कोई नागरिकता हो ही नहीं सकती हमारे देश में, एकल नागरिकता का प्राविधान करता है हमारा संविधान। तो इस हिसाब से भी भारत क्या है, भारत एकात्मक है, क्योंकि एकल नागरिकता एकात्मक व्यवस्था में पाई जाती है। तो इस तरह से देखेंगे कि संघात्मक शासन व्यवस्था के भी लक्षण मिलते हैं और एकात्मक शासन व्यवस्था के भी लक्षण मिलते हैं। इसीलिए कहा जाता है भारत के विषय में कि भारत एकात्मक की ओर झुका हुआ संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया हुआ है। यानी भारत अधिकतम समय में तो संघात्मक है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में ये एकात्मक भी हो जाता है। अगर हम संविधान और एकल नागरिकता को देखें तो भारत एकात्मक है, लेकिन सरकार के हिसाब से देखें तो भारत संघात्मक है। ये तो मूल स्वरूप में है। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं, चलिए कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं, बाकी डिटेल्स में जब हम संविधान पढ़ना शुरू करेंगे तो वहां बताऊंगा। लेकिन यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए कि भारत कभी कभी एकात्मक हो जाता है, पूर्ण रूप से एकात्मक हो जाता है। अब आप कहेंगे कि ये कौन सा कंडीशन है जब भारत एकात्मक हो जाएगा। सामान्य रूप से तो संघात्मक व्यवस्था चलती है, केंद्र की सरकार अपना कार्य करती है, राज्य की सरकारें अपना कार्य करती हैं, जो उनको विषय क्षेत्र मिला हुआ है सूचियों के माध्यम से, संघ सूची पे केंद्र सरकार कार्य करती है, राज्य सूची पे राज्य सरकारें कार्य करती हैं, और समवर्ती सूची पे दोनों कार्य करते हैं, सबका अधिकार क्षेत्र बटा हुआ है। इस हिसाब से संघात्मक स्वरूप हो गया भारत का। लेकिन कुछ परिस्थितियों में भारत एकात्मक हो जाता है, एकात्मकता झलकती है भारतीय व्यवस्था में। और कैसे झलकती है, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं। जैसे जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है, यानी अनुच्छेद 352 का जब प्रयोग होगा, संविधान के अनुच्छेद 352, आप जानते हैं कि जो आपातकालीन उपबंध है संविधान है, वो 3 तरह के आपातकालीन उपबंध की व्यवस्था करता है। एक को कहा जाता है राष्ट्रीय आपातकाल, विदेशी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है 352 के तहत। दूसरा है राज्यों में राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत। और ये तीसरे प्रकार का आपातकाल है जिसको कहा जाता है वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 के तहत उसकी घोषणा होती है। तो 3 तरह के आपातकाल का उपबंध है। तो अगर हम पहले उपबंध की बात करें तो सामान्य रूप से तो भारत संघात्मक स्वरूप को अपनाया हुआ है, केंद्र की सरकार अपने विषय पे कार्य करती है, राज्य की सरकार अपने विषय पे कार्य करती है, दोनों के अधिकार क्षेत्र अलग अलग है और दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, यानी भारत संघात्मक स्वरूप में होता है। लेकिन अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाए, अनुच्छेद 352 का प्रयोग हो जाए, सशस्त्र विद्रोह या विदेशी आक्रमण की स्थिति बन जाए, 352 अप्लाई कर दिया जाए, तो राज्य सरकारों की शक्तियां समाप्त हो जाती हैं और सारी शक्तियां केंद्र सरकार में ट्रांसफर हो जाती हैं। अब बताइए कौन सा स्वरूप आ गया, एकात्मक स्वरूप। क्यों? क्योंकि राज्य की सरकारों की शक्तियां स्वतः समाप्त हो गई 352 अप्लाई होते ही, और सारा पावर कहां आ गया, केंद्र की सरकार में आ गया, एक जगह पे स्थिर हो गया।
तो एक जगह पे शक्तियों का स्थिर होना ही एकात्मक शासन व्यवस्था कहलाता है। तो सामान्य रूप से भारत में संघात्मक व्यवस्था है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जब भारत एकात्मक स्वरूप को अपना लेता है। तो एक कंडीशन तो यह है, अनुच्छेद 352 का प्रयोग होते ही भारत का स्वरूप एकात्मक हो जाता है, एक ही जगह से पूरा देश गवर्न होने लगता है, यानी केंद्र की सरकार ही पूरे राष्ट्र को चलाने लगती है। अभी तक आप जानते हैं भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है? अनुच्छेद 352 का प्रयोग कितनी बार हो चुका है? 3 बार। 3 बार 352 का प्रयोग किया गया। पहला प्रयोग हुआ था भारत और चाइना वार के समय, भारत चीन युद्ध के समय। वर्ष क्या था? 1962। 1962 में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1971 में किया गया, जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और उसमें पूर्वी पाकिस्तान एक नए देश के रूप में आया, बांग्लादेश के रूप में। तो दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी। और तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी इंदिरा गांधी के द्वारा, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था 1975 में। अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने पूरे देश को आपातकाल में झोंक दिया। आपातकाल की स्थिति बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि मौलिक अधिकार छिन जाते हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे संविधान को, इसके डिटेल्स में जाएंगे तो देखेंगे, जैसे ही अनुच्छेद 352 का प्रयोग होता है, अनुच्छेद 358 स्वतः एक्टिव हो जाता है। और अनुच्छेद 358 एक्टिव होते ही हमारे मौलिक अधिकार में संविधान का अनुच्छेद 19 के स्वतंत्रताएं स्वतः निरस्त हो जाती है। मौलिक अधिकारों में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है, उसमें जो स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक है। तो उसमें अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन है। जैसे ही अनुच्छेद 352 अप्लाई होगा, यानी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होगी, अनुच्छेद 358 स्वतः एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, और इसके तहत अनुच्छेद 19 निरस्त हो जाता है, यानी 6 प्रकार की आजादी का उपभोग आम जनता नहीं कर पाएगी। तो हमारे मौलिक अधिकार पे सबसे ज्यादा दबाव पड़ता है। और इतना ही नहीं है, राष्ट्रपति अगर चाहे तो अन्य मौलिक अधिकारों को भी निलंबित कर सकता है। अनुच्छेद 359 का प्रयोग करते हुए आदेश निकालेगा और इस आदेश के तहत अन्य मौलिक अधिकारों को भी निलंबित कर देगा। केवल अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 का निलंबन नहीं होता है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता और कुछ कंडीशन में गिरफ्तारी से संरक्षण, इसी का निलंबन नहीं होगा। बाकी मौलिक अधिकार समाप्त कर दिए जा सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। तो जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो राज्य सरकारों की शक्तियां समाप्त हो जाती हैं और पूरे राष्ट्र को केंद्र सरकार चलाना शुरू कर देती है। तो इस हिसाब से इस दौर में भारत एकात्मक हो जाएगा। सामान्य रूप से भारत संघात्मक स्वरूप को अपनाया हुआ है, केंद्र सरकार अपना कार्य करती है, राज्य सरकारें अपना कार्य करती हैं, लेकिन कुछ दशाओं में, कुछ परिस्थितियों में भारत एकात्मक हो जाता है। और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है अनुच्छेद 352 का प्रयोग, यानी राष्ट्रीय आपातकाल का प्रयोग। एक दूसरा कंडीशन भी है, उसको भी जान लीजिए थोड़ा सा, कि भारत में एकात्मकता कैसे झलकती है। सामान्य रूप से तो भारत संघात्मक शासन है, संघात्मक शासन को अपनाया हुआ है। संघ सूची पे केंद्र सरकार कार्य करती है, राज्य सूची पे राज्य सरकारें काम करती हैं, और समवर्ती सूची पे दोनों लोग कार्य करते हैं। लेकिन अगर समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद उत्पन्न हो जाए, मतभेद हो जाए, तो मान्यता केंद्र को मिलती है। केंद्र सरकार का कानून मान्य हो जाता है, राज्य सरकारों का कानून निरस्त हो जाएगा। तो इस हिसाब से वेटेज किसको मिल रहा है, केंद्र को या राज्य को? निश्चित रूप से केंद्र को वेटेज मिल रहा है, और केंद्र को वेटेज मिलने का मतलब ही है एकात्मक शासन। तो जब जब केंद्र की शक्तियां मजबूत होंगी तब तक वो एकात्मक शासन होगा, और जब शक्तियां बांटी जाएंगी केंद्र और राज्यों के मध्य तो वो संघात्मक शासन होगा। तो सामान्य रूप से तो संघात्मक है, दो दो सरकारें हैं, संघ सूची पे केंद्र काम करे, राज्य सूची पे राज्य कार्य करे, समवर्ती पे दोनों कार्य करे। लेकिन अगर मतभेद हुआ तो केंद्र की मान्यता ज्यादा है राज्य की अपेक्षा,
तो इस हिसाब से भारत एकात्मक के तरफ झुका हुआ है। तो एक उदाहरण आप ये ले सकते हैं कि भारत एकात्मक के तरफ झुका हुआ है। दूसरा उदाहरण इसको ले सकते हैं 352 को एकात्मक के तरफ झुका हुआ है। एक तीसरा उदाहरण भी बताता हूं, संविधान में एक और उपबंध है जिससे पता चलता है कि भारत एकात्मक के तरफ झुका हुआ है। एक शब्द यूज होगा संविधान को, जब हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे तो वहां पे बात करेंगे। एक शब्द यूज होगा अवशिष्ट शक्तियां। क्या होगा? अवशिष्ट शक्तियां। ये अवशिष्ट शक्ति क्या है भाई? संविधान में जो तीनों सूचियां बनाई गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के जो विषय हैं उस पे केंद्र सरकार कानून बनाती है, कार्य करती है, शासन चलाती है। राज्य सूची के जो विषय है उस पे राज्य सरकारें कानून बनाती हैं, शासन व्यवस्था को चलाती हैं। समवर्ती सूची पे दोनों कार्य करते हैं। अब अवशिष्ट शक्ति क्या है? तो देखिए, संविधान में कहा गया है कि अगर कोई ऐसा विषय है, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई ऐसा विषय है जिसका वर्णन ना संघ सूची में है, ना राज्य सूची में है और ना समवर्ती सूची में है, किसी सूची में इसका वर्णन ही नहीं है, मान लीजिए छूट गया, किसी सूची में इसका वर्णन किया ही नहीं गया है, तो ऐसे विषय पे कानून कौन बनाएगा? उसका वर्णन ही नहीं है कि ये संघ का विषय है कि राज्य का विषय है कि समवर्ती सूची में है। तो ऐसे विषय पे अगर कानून बनाने की जरूरत पड़ जाए तो कानून बनाएगा कौन? तो संविधान में इसी को एक नाम दिया गया है, अवशिष्ट शक्ति। ऐसे विषय जिसका वर्णन किसी सूची में नहीं है उसको अवशिष्ट शक्ति कही जाएगी। और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को ट्रांसफर कर दिया गया है। यानी अवशिष्ट जो शक्तियां हैं, ऐसे विषय जिसका वर्णन कहीं नहीं है, किसी सूची में नहीं है, उस पर अगर कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी तो इस पर कानून केवल केंद्र की सरकार ही बनाएगी, शासन व्यवस्था केंद्र की सरकार ही देखेगी। तो इस तरह से झुकाव किस तरफ है? केंद्र की तरफ या राज्यों की तरफ? निश्चित रूप से केंद्र की तरफ। और केंद्र को जब शक्तिशाली बनाया जा रहा है तो कौन सी शासन व्यवस्था? एकात्मक शासन व्यवस्था। तो एक एग्जाम्पल ये भी है कि चूंकि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के हाथों में निहित है, इससे पता चलता है कि भारत एकात्मक की ओर झुका हुआ है। तो सामान्य रूप से भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है क्योंकि भारत में दोहरी सरकार है, लेकिन भारत एकात्मक के तरफ भी झुका हुआ है क्योंकि भारत में संविधान एक ही है, भारत में नागरिकता एक ही है। और कुछ परिस्थितियों में भारत एकात्मक के तरफ झुक जाता है, कुछ परिस्थितियों में भारत में सारी शक्तियां केंद्र के हाथ में आ जाती हैं, कुछ परिस्थितियों में केंद्र की सरकार ज्यादा मजबूत हो जाती है। और वो परिस्थितियां हमने आपको बता दिया। एक तो राष्ट्रीय आपातकाल की परिस्थिति है जब भारत एकात्मक हो जाएगा। दूसरी परिस्थिति है अवशिष्ट शक्ति की, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के हाथों में निहित है। तीसरा है कि समवर्ती सूची पे तो दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों के बीच में मतभेद हो गया तो केंद्र वाला कानून मान्य होगा, केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया है। तो इन सब उदाहरणों से आप समझ सकते हैं कि भारत में कौन सी व्यवस्था चल रही है? दोनों है। भारत एकात्मक की ओर झुका हुआ संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया हुआ है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के माध्यम से शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसी को कहा जाता है शक्ति विभाजन का सिद्धांत। जब शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्यों के मध्य किया जाए तो वो शक्ति विभाजन का सिद्धांत कहलाता है। लेकिन शक्तियों का बंटवारा जब कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच में किया जाए तो इसको शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहा जाता है। तो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के माध्यम से शक्तियों को बांटा गया है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच में, जिससे तानाशाही समाप्त हो जाए। ये तीनों प्रकार की शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथ में निहित ना हो, एक ही संस्था के हाथ में निहित ना हो, बल्कि शक्तियों को विभाजित कर दिया जाए तो तानाशाही, निरंकुशता आने का खतरा कम हो जाता है। इसीलिए भारत के संविधान निर्माताओं ने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया और तीनों की शक्तियां बांट दी। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, कार्यपालिका, विधायिका एंड न्यायपालिका। तो यहाँ पे कार्यपालिका शासन व्यवस्था चलाएगी, विधायिका कानून बनाएगी और न्यायपालिका दंड देने का कार्य करेगी जो कानून का उल्लंघन करते हैं। ये शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। लेकिन शक्ति विभाजन का सिद्धांत अलग है।
शक्ति विभाजन के माध्यम से ये शक्तियां बांटी गई है, यानी केंद्र का संविधान केंद्र संघात्मक शासन व्यवस्था में दो दो सरकारें होंगी, एक केंद्र की सरकार होगी और एक राज्य की सरकार होगी, दोनों के बीच में शक्तियां बांट दी जाएंगी। तो ये शक्ति विभाजन का सिद्धांत कहलाता है। तो भारतीय संविधान में जब हम लोग आएंगे तो देखेंगे कि विभिन्न उपबंधों को जानने के बाद हमको पता चलता है कि भारत सामान्य रूप से तो संघात्मक है। भारत राज्यों का संघ है, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर के भारत बना हुआ है। इन 28 राज्यों में विधानसभाएं हैं, विधानसभा का चुनाव होता है, मुख्यमंत्री बनता है, सरकारों का गठन होता है 28 राज्यों में। और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर विधानसभाएं हैं, वहां पे विधानसभा का चुनाव होता है, वहां मुख्यमंत्री बनता है। इसमें दिल्ली है, पांडिचेरी है, जम्मू कश्मीर है। ये 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाओं का चुनाव भी होगा, यहाँ चीफ मिनिस्टर भी बनेगा, यहाँ गवर्नमेंट भी बनती है। बाकी जो 5 केंद्र शासित प्रदेश है वहां ऐसी व्यवस्था नहीं है, वो केंद्र के माध्यम से वहां शासन होता है, इसीलिए इसको केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। तो केंद्र सरकार अपना एक प्रतिनिधि भेजती है जिसको हम लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं, एलजी बोलते हैं। तो एलजी शासन करता है केंद्र के तरफ से इन केंद्र शासित प्रदेशों में। बाकी राज्यों में जो पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त है वहां पर केंद्र की तरफ से राज्यपाल भेजा जाता है, गवर्नर भेजा जाता है। लेकिन वास्तविक शक्तियां मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के हाथों में होती है, यानी सरकार के हाथों में होती है। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो भारत सामान्य रूप से संघात्मक व्यवस्था को अपनाया हुआ है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में कुछ उपबंधों से स्पष्ट हो जाता है कि भारत की व्यवस्था में एकात्मकता के भी गुण मिलते हैं, यानी भारत एकात्मक की ओर झुका हुआ संघात्मक व्यवस्था को अपनाया हुआ है। तो इस तरीके से आपको ठीक से समझ में आ गया होगा कि एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है, संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है। ब्रिटेन एकात्मक शासन व्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण है विश्व में, और अमेरिका संघात्मक शासन व्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण है विश्व में। तो यहाँ पर ये दोनों हो गए। और भारतीय परिप्रेक्ष्य में जब आ जाएंगे तो देखेंगे कि भारत में एकात्मक लक्षण भी है, संघात्मक लक्षण भी है। सामान्य स्थिति में भारत संघात्मक रहता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में भारत एकात्मक भी हो जाता है। तो ये हो गया संघात्मक और एकात्मक शासन व्यवस्थाओं के बीच का अंतर, और भारतीय संविधान में इसके उपबंध, ये हमारा हो गया, ये सैद्धांतिक पक्ष हो गया। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे और आगे हमको देखना है कुछ और शासन व्यवस्थाओं के बारे में, कुछ और सिद्धांतों के बारे में समझना हम लोगों को। जैसे पंथ निरपेक्षता क्या होता है, भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है या धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, क्योंकि इंडिया इज ए सेकुलर नेशन। तो सेकुलर का मतलब यहाँ क्या है, पंथ निरपेक्षता है या धर्म निरपेक्षता है। कुछ लोग पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता को एक ही मान लेते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। अंग्रेजी में एक ही शब्द यूज होता है सेकुलर, लेकिन हिंदी में जब आप आएंगे तो दो शब्द हो जाता है और दो अलग अलग मॉडल हैं इसके। तो इसमें बहुत कंफ्यूजन नहीं होगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और कंफर्म हो जाएगा कि पंथ निरपेक्षता क्या होता है और धर्म निरपेक्षता क्या होता है, और भारत किस स्वरूप को अपनाया हुआ है, नकारात्मक स्वरूप को अपनाया है या सकारात्मक स्वरूप को अपनाया हुआ है। तो पंथ निरपेक्षता को हमें समझना है। इसके अलावा शक्ति संतुलन का सिद्धांत ये भी अप्लाई हुआ है भारतीय संविधान में। तो शक्ति संतुलन का सिद्धांत क्या होता है, न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू। तो ये जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, इसके बारे में भी हमको समझना है, क्योंकि विभिन्न मुद्दों पर जो संवैधानिक मुद्दे होते हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो उस पर जुडिशियल रिव्यू होता है। तो जुडिशियल रिव्यू क्या है, न्यायिक पुनर्विलोकन क्या होता है, ये व्यवस्था हमने कहाँ से ग्रहण किया है, ये तमाम बातें अभी सैद्धांतिक पक्षों में हमको समझना है। इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो सैद्धांतिक पक्षों के हैं, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो वन बाय वन करके विभिन्न सिद्धांतों को अगर हम ठीक से समझ लेंगे तो भारत का संविधान जब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो एकदम आसान हो जाएगा। और आजकल जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो सैद्धांतिक पक्षों से क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए सैद्धांतिक विचारधारा आपको समझना जरूरी है। यही विचारधारा व्यवहारिक रूप में संविधान में अप्लाई किया गया है।
तो भारत का संविधान आसान भाषा में अगर आपको ठीक से समझना है तो इन सैद्धांतिक बातों को समझना जरूरी होगा। इसीलिए हमने जब शुरुआत किया पॉलिटी का सीरीज आरंभ किया तो डिसाइड किया कि पहले हम सैद्धांतिक पक्षों पे बात कर लेते हैं, क्योंकि बिना सैद्धांतिक पक्षों को समझे संविधान को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। खासकर जो नए विद्यार्थी हैं जो पहली बार जीएस में संविधान पढ़ रहे हैं, राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं, तो और उनके सिलेबस में पहले कभी नहीं रहा, तो उनके लिए थोड़ी मुश्किल होने लगती है इस व्यवस्था को समझना। तो इस व्यवस्था को समझने के लिए हम लोगों ने बेसिक से इसको आरंभ किया है। धीरे धीरे इन चीजों को आगे बढ़ाएंगे। आप वन बाय वन सारे क्लास को अटेंड करते रहिए, देखते रहिए, समझ विकसित करते रहिए, और कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन डालिए। अगले क्लास में, अगले लेक्चर में उस प्रश्न का जवाब आपको जरूर दिया जाएगा। तो ऐसे हम लोग वन बाय वन करके विभिन्न सिद्धांतों को देखेंगे और फिर संवैधानिक पक्षों पे चल के संविधान को एक एक भाग करके पढ़ना शुरू करेंगे, तो हमारा पूरा सिलेबस बिल्कुल इजी हो जाएगा। वनडे एग्जाम के जितने भी एग्जाम्स होंगे उसमें ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। खासकर एसआई की जो वैकेंसी आती है, यूपीएसआई की जो वैकेंसी आती है, उसमें जीएस के पोर्शन में 80% क्वेश्चन संविधान और मूल विधि से होता है। तो संविधान और मूल विधि को अगर ठीक से समझना है तो इन सैद्धांतिक पक्षों को समझना एकदम अनिवार्य हो जाएगा। तो जिनको यूपीएसआई का एग्जाम देना है वो विशेष रूप से इस वीडियो का अध्ययन जरूर करें, इस लेक्चर का अध्ययन जरूर करें, और वन बाय वन विभिन्न लेक्चर्स में हम इसको पूरा कवर कराएंगे। संविधान को कवर कराया जाएगा, आगे चल के हम मूल विधि भी कवर कराएंगे। मूल विधि में भी कुछ परिवर्तन हो चुका है, आईपीसी, सीआरपीसी और ओथ एक्ट में परिवर्तन कर दिया गया है, तो इस बार जो मूल विधि हमको पढ़ना है थोड़ा सा अलग होगा। तो हम वन बाय वन इसको कवर करेंगे। वनडे एग्जाम के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अभ्यर्थी हैं, वो लोग इस वीडियो को जरूर देखें और अपना ज्ञान बढ़ाएं, जिससे संविधान की समझ विकसित हो सके। तो आज के क्लास में हम लोगों ने संघात्मक और एकात्मक शासन व्यवस्था को देख लिया, और भारत में क्या परिदृश्य है उसको समझ लिया, भारतीय संविधान में क्या व्यवस्थाएं हैं इस संबंध में उसको समझ लिया। तो हमको लगता है कि आज का क्लास हम लोगों को यही पूरा करना चाहिए, टाइम आपका काफी लंबा हो रहा है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगले सिद्धांत पे चलेंगे, और अगले लेक्चर में हम लोगों को विधि का शासन समझना है, हमको संविधान की सर्वोच्चता समझनी है, और इसके साथ ही पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता को समझना है। जुडिशियल रिव्यू भी इसी में आएगा, न्यायिक पुनर्विलोकन भी आएगा। तो इन विभिन्न सिद्धांतों को समझ के हम संविधान की भाषा को आसान करेंगे और फिर संविधान को आसानी से समझ पाएंगे। तो आज का क्लास हम लोग यही समाप्त करने का प्रयास करते हैं, और हर बार की तरह इस बार भी सारे व्यूअर्स से यही अपील है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और जो भी क्वेश्चंस आपके हैं वो कमेंट बॉक्स में डालते रहिए। और कोई अगर सुझाव आपका है क्लास को लेकर के तो सुझाव भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। उस सुझाव को देखा जाएगा, उस पर अध्ययन होगा और फिर उस सुझाव को एक्सेप्ट किया जाएगा। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं पूरा करते हैं। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।